Jai Hind students, this is Manoj Sharma. Today we are going to discuss about small and large units of measurement of the different quantities like length, mass and density, area and also of time. ठीक है, क्लास 11th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का हम सेकंड पार्ट वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं और जिसमें स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में बात करेंगे, लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट की बात करेंगे। तो सबसे पहले है स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर डिस्टेंसेस फॉर स्मॉल मेजरमेंट लाइक। तो सब थ्योरेटिकल पार्ट ही है। थ्योरेटिकल पार्ट में आपको केवल इनकी वैल्यूज़ को याद रखना है और कहाँ ये यूज़ होते हैं या किस टाइप से इनका मेथड है वो यूज़ हमको देखना है। तो जैसे फर्मी, सबसे पहला क्या है फर्मी। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर डिस्टेंस। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। और साइज ऑफ द न्यूक्लियस वगैरह मेजर करने के लिए हम फर्मी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर एंड इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड ऑल। नैनोमीटर, एनएम। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। माइक्रॉन्स या माइक्रोमीटर, देख रहे हैं आपको यहाँ पर माइक्रो का सिंबल लगा हुआ है ना। तो माइक्रॉन, 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। ये हमारी फर्मी, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रॉन्स आर द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस। एंड फॉर लार्ज डिस्टेंसेस हमारे पास क्या क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। The average distance between the earth and the sun is called astronomical unit। यहाँ से यानी धरती से सूरज तक की जो दूरी है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है और जिसकी मीटर में वैल्यू है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये हमारा एक अप्रॉक्सीमेशन होता है क्योंकि अब इतनी बड़ी चीज़ों को हम करेक्टली किसी डिवाइस के थ्रू मेज़र तो नहीं कर सकते, तो हम इनको इनडायरेक्टली मेज़र करते हैं। मेथड्स भी हम आगे पढ़ेंगे इसमें। अनदर मेजरमेंट यूनिट इज लाइट ईयर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन द वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। लाइट ईयर मीन्स जो लाइट हमारी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है। अब यही लाइट 1 साल तक चलती जाए और जितना डिस्टेंस कवर करेगी वो डिस्टेंस कहलाता है लाइट ईयर। तो हमने इसकी वैल्यू कैसे निकाली, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इंटू 1 ईयर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 1 ईयर को हमने कन्वर्ट किया। वैसे तो यहाँ पर हम लेते हैं 365 है ना, 0.25। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 365 मैंने अभी यूज़ किया हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आना है वैल्यूज़। तो 365 × 24 × 60 × 60, क्योंकि ऐसा यूनिट टाइम का क्या होता है, वो होता है सेकेंड्स में। तो सेकेंड्स में कन्वर्ट किया और सभी वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। राइट, ये हमारा लाइट ईयर है। नाउ पारसेक। व्हाट इज पारसेक? मेजरिंग यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, पैरालिटिक सेकेंड्स बोलते हैं इसको, पैरालिटिक सेकेंड। इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का एक डिस्टेंस हम लेते हैं जिसको मैं आर्क मानूं। ठीक है, आर्क यानी कि जो आर्क मैंने लिया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और जो डिग्री हमने कहा वो 1 सेकेंड है। यानी कि इस आर्क के थ्रू सेंटर पर, जैसे हम सर्कल में बात करते हैं ना कि सेंटर पर कुछ एंगल बना रहा होगा। ठीक है, सेंटर पर कुछ एंगल बना रहा होगा ये आर्क। तो सपोज करिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का अगर हमारा आर्क है और वो एंगल बना रहा है कहीं 1 डिग्री का, तो जो ये रेडियस आपको दिख रही है यानी कि ये डिस्टेंस वो कहलाता है पारसेक या पैरालिटिक सेकेंड। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो डेफिनेशन यहाँ पर है और इसका प्रैक्टिकल देखो कैसा है। थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, देन आर इज इक्वल टू आर्क बाई थीटा।
यहाँ थीटा रेडियन में होगा, तो हमारे पारसेक का जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एज अ आर्क एंड एंगल इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को हमने कन्वर्ट किया रेडियन में बाय किस तरह से 1/3600 इंटू पाई बाई 180 यानी 180। तो ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट हुआ। 1 एस्ट्रोनॉमिकल होती है यूनिट जो हमारी 1.496 यानी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इस पूरी वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, यानी कि ये पारसेक की जो वैल्यू होती है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होती है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है, क्योंकि चैप्टर में जो भी कैलकुलेशन होगा वो इन पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पारसेक, सभी वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख रखी हैं जो जो अभी हमने पढ़ा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, लाइट ईयर कितना होता है और पारसेक कितना होता है। बाय डिवीजन मेथड अगर हम इनको सॉल्व करें तो जो रिजल्ट हमारे पास आए वो क्या आया कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी यहाँ से जो सूरज की दूरी है उसका 6.3 इंटू 10⁴ टाइम्स हमारा 1 लाइट ईयर होता है। बहुत बड़ी वैल्यू है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट जो रिजल्ट आया 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, यानी पारसेक की बात करें है ना, तो लाइट ईयर से भी 3.26 टाइम्स ज़्यादा बड़ा होता है। इसी तरह पारसेक को अगर कंपेयर करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से तो 2.07 इंटू 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। अब इन तीनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं ये देख रहा हूं कि पारसेक सबसे बड़ा है, लाइट ईयर उसके बाद से छोटा और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उससे भी छोटी, यानी कि अभी तक जो हमने यहाँ पर पढ़ा उसमें सबसे बड़ी लार्जेस्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो यूनिट दी गई आपको वो दिया गया पारसेक। नाउ प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग एरियाज, स्मॉल एरिया लार्ज एरिया को मेजर करने के लिए हम कौन कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं। तो पहला यहाँ पर दिखाया गया फॉर स्मॉल एरियाज बार्न, इट इज़ वेरी स्मॉल यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया। 1 बार्न इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। सोच के देखिए बहुत छोटा एरिया की बात कर रहा है ये, तो ये स्मॉल यूनिट है एरिया की बार्न। देन एकड़ है ना, तो 1 acre इज इक्वल टू 4047 मीटर स्क्वायर, इट मीन्स 4047 मीटर स्क्वायर, और ये लार्ज एरिया के लिए यूज होता है। इसी तरह हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग लार्ज मासेस, लार्ज मासेस में मोस्टली आपने पढ़ रखा है जैसे टन, तो 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, आपको मालूम है। 1 क्विंटल, क्विंटल में भी लोग देखो, अभी हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे घर में गुड्स आते हैं है ना, तो वो क्विंटल में, टन में, किलो में आते हैं ना, तो इस तरह से क्विंटल आपको पता होगा कि 100 kg के बराबर होता है। अब यहाँ पर दो हमको अलग से और दिए गए हैं, जो हो सकता है जानते भी हों आप और हो सकता है नहीं जानते हों, और वो हैं स्लग। 1 slug इज इक्वल टू 14.57 kg, मतलब 14 पॉइंट यानी नियर अबाउट 14.5, ठीक है ना। तो 14.57 kg 1 slug के बराबर होता है। पाउंड 0.4536 kg, यानी अप्रॉक्सीमेटली हाफ kg के बराबर 1 पाउंड होता है। ठीक है ना। अनदर यूनिट ऑफ लार्ज मास, ये सबसे बड़ी यूनिट है मासेस के लिए, चंद्रशेखर लिमिट। 1 चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। हमको पता है जो सन का मास है बहुत ज़्यादा है, उसका भी नियर अबाउट 1.5 टाइम्स मोर कौन होता है, चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, तो चंद्रशेखर लिमिट ये आप याद रखेंगे। नाउ प्रैक्टिकल यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल मासेस, अभी तो हमने लार्ज मासेस के लिए पढ़ा था, अब हम स्मॉल मासेस की बात करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, इन द केमिस्ट्री यू हैव रीड इट, atomic mass unit is equal to 1/12 of mass of 1 carbon 12 atom, और जिसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो 1 AMU is equal to 1.66 into 10⁻⁻27 kg,
अब एक एटम बहुत ही हल्का होता है, उसके अकॉर्डिंग हम जो बात कर रहे हैं कि 1 AMU क्या है, उसका भी 1/12 पार्ट है। एक कार्बन एटम यानी कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट, सोचिए कितना कम होगा। तो ये एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। नाउ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम दैट इज सोलर डे। पहला क्या है? सोलर डे। इट इज द टाइम taken by the earth to complete one rotation about its own axis with respect to sun। मतलब अर्थ अपने एक्सिस पर जो रोटेट करती है इस तरह से, ठीक है ना, जैसा ये जो रोटेट कर रही है, तो इस रोटेशन की बात कर रहे हैं कि वन कंप्लीट रोटेशन जब वो कंप्लीट करेगी विद रिस्पेक्ट टू सन, तो उस टाइम को हम कहेंगे सोलर डे। और सेम वर्क अगर वो किसी डिस्टेंट स्टार के लिए करती है और एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जितना टाइम उसे लगता है उसे कहते हैं सेड्रियल डे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों की वैल्यूज में भी, है ना। सोलर ईयर किसे कहते हैं? द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर मारना ही, ठीक है ना, जितना टाइम लगता है उसे कहते हैं सोलर ईयर। तो 1 सोलर ईयर अगर मैं सोलर डे के हिसाब से बात करूं तो 165.25 आएगा, और अगर मैं सेड्रियल डे के अकॉर्डिंग बात करूं 1 सोलर ईयर कितना होता है तो 365.25 सेड्रियल डे। ट्रॉपिकल ईयर किसे कहते हैं? ऐसा ईयर जिसमें सोलर इक्लिप्स हो, ठीक है ना। द ईयर इन विच देयर इज टोटल सोलर इक्लिप्स, जिस ईयर में टोटल सोलर इक्लिप्स होता है उसे हम ट्रॉपिकल ईयर कहते हैं। लीप ईयर किसे कहते हैं? द ईयर इन विच इज डिविजिबल बाय 4, यानी कि अगर ईयर का काउंट देखें, लाइक जैसे मेरे पास 2000 का चल रहा है, अभी हमारे पास 2020 चल रहा है, ठीक है। तो 2020 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 5 जा एंड 5 जा 55 जा, ये क्या हो जाएगा? 2020, करेक्ट। 505, सॉरी 505, ठीक है। तो 505 इंटू 4 इज 2020। अब देखिए ये जो मेरा वैल्यू है ये डिवाइड हो जा रहा है 4 से, तो इसका मतलब क्या है कि इस बार ये लीप ईयर था, यानी कि फरवरी में 29 डेज थे। क्या कह रहा है? द मंथ ऑफ फरवरी हैज 29 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। नेक्स्ट इज लूनर मंथ। The time taken by the moon to complete one revolution around the earth। अर्थ के अराउंड से एक टोटल रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगता है उसे लूनर मंथ कहते हैं। एंड 1 लूनर मंथ इज इक्वल टू 27.3 डेज। 27.3 डेज के बराबर लूनर मंथ होता है हमारा, ठीक है। सेक ऑल्सो अ यूनिट ऑफ टाइम, और ये स्मॉल यूनिट है। 1 सेक इज इक्वल टू 10 टू पावर -8 सेकेंड। बहुत छोटा, देखो मतलब 1 सेकेंड का भी 10 टू पावर -8 टाइम्स, है ना, यानी कि उतना पार्ट। ये तो हमारे प्रैक्टिकल यूनिट्स थी जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट, फॉर टाइम मेजरमेंट एंड फॉर द मास मेजरमेंट, इवन एरिया मेजरमेंट हमने देखा। अब अगर किसी चीज़ को मेज़र करना है तो 2 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड की अगर हम बात करें, सपोज करिए ये मेरे पास पेन है और मैंने कहा है इसकी लेंथ कितनी होगी, है ना, तो लेंथ ही तो मेज़र करना है। अब इस लेंथ को मेज़र करने के लिए हम डायरेक्ट स्केल यूज़ कर सकते हैं, और हम इसको क्या कर सकते हैं, स्केल से इस तरह से मेज़र कर सकते हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट हम ईजिली यूज़ करके और डायरेक्टली इसे मेज़र कर सकते हैं कि कितना आ रहा है। तो अगर मैं अपनी पेन को देखूं तो नियर अबाउट 13 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है, ठीक है। अब 13 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई, ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया। तो ऐसे सारे मेथड किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जिसमें हम डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं, वो डायरेक्ट मेथड है। और इसमें हमें अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली क्या कि ये नियर अबाउट करेक्ट वैल्यू मिलती है ना, नियरेस्ट वैल्यू मिलती है। सेकेंड मेथड है मेरा इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें हम डायरेक्टली कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ कर सकते। सपोज करिए आपको कहा जा रहा है यहाँ से मून की डिस्टेंस बताइए, तो क्या आपके पास ऐसी कोई स्केल, मीटर टेप है जिससे आप यहाँ से मून तक मेज़र कर लें? तो पॉसिबल नहीं है।
फिर ये डिस्टेंसेस कैसे मेज़र की गई, तो ये डिस्टेंसेस मेज़र की गई इनडायरेक्ट मेथड्स में। इनडायरेक्ट मेथड्स में हमारा एक आता है पैरालैक्स, जो प्लैनेट्स की डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ या टू द अदर प्लैनेट फाइंड आउट करने में वर्क करता है। इवन मून की डिस्टेंस, सन की डिस्टेंस, है ना, कितना थी, कितना है, कैसे निकालते हैं, ये पैरालैक्स के मेथड से हम लोग कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास ट्रायंगुलर मेथड है, ट्रायंगुलेशन का मेथड है, जहाँ पर जैसे हमने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रखी थी। तो आज हम केवल पैरालैक्स की बात करेंगे। पैरालैक्स क्या होता है? पैरालैक्स, पैरालैक्स इज द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to another when we shift our eyes sideways। सपोज करिए कि आपके आंखों के आगे एक पेन मैंने रखा और उसके बाद आपसे बोला कि अपनी सर नहीं घुमा सकते, आंखें घुमा सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका, सपोज करिए ये आइज़ है ना, और ये क्या है, वो पेन है। अब जब भी मैं इस पेन को शिफ्ट करूँगा राइट में या लेफ्ट में, है ना, तो राइट में शिफ्ट करूँगा और आपको केवल आंखें घुमाकर इसको देखना है, तो क्या होगा, जब ये इधर जाएगा तो आप अपनी आंखें ऐसे घुमाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस पोजीशन से इस पोजीशन में कुछ एंगल का चेंज आया। ठीक है, आप देखिए ज़रा सा, पेन के थ्रू मैं आपको देता हूँ। अब जो ये व्यू है और यहाँ पर केवल आइज है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप, इस पेन को जब मैं इधर किया तो इस पोजीशन से जब इधर चला गया तो इतना आपने क्या किया, टर्न किया, तो एक एंगल क्रिएट हुआ इस पोजीशन से इस पोजीशन में एट दिस पॉइंट। ठीक है, एक एंगल आया लाइक दिस। ठीक है, एक एंगल बना, यहाँ से कहाँ पहुँच गया, इधर पहुँच गया। इस शिफ्टिंग को हम कहते हैं पैरालैक्स। ये चीज़ें यूज़ होती हैं हमारे, ये देखिए अर्थ सरफेस पर हमने 2 पॉइंट ले लिए। ठीक है, और उस पर परपेंडिकुलर लाइंस, तरह से पैरेलल लाइंस हमने बना ली, और इस पॉइंट से हम ये देख रहे हैं कि हमारे इस पैरेलल लाइन से कितने एंगल पर शिफ्ट है ये हमारा मून। एंगल मेज़र किया, इधर से भी दूसरे पॉइंट से हमने मेज़र किया, तो कुछ 5 1 5 2 हमारे पास एंगल लाए। अब आप देखें तो ये हमारा जो पैरेलल लाइंस हैं, ग्रीन लाइंस, तो उनके अकॉर्डिंग ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाए होंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में मतलब जितना एंगल ये है उतना एंगल वहाँ ही बन रहा होगा। इसी तरह यहाँ भी, तो ये टोटल जो एंगल है वो 5 1 + 5 2 है। तो 5 1 + 5 2 जो यहाँ पर हमारा टोटल एंगल है, जिसको हम कहते हैं पैरालिटिक एंगल। और जो ये दोनों पॉइंट हैं वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं हमारे, और इनके बीच जो डिस्टेंस है यानी LR को हम कहते हैं बेसिस। देखो यहाँ पर LR को हम क्या कह रहे हैं, बेसिस कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा बेसिस कौन है, ये B, जो हमने यहाँ पर A से B की डिस्टेंस ली हुई है। अब ज़रा सा सोचिए, अगर आपको A से B की डिस्टेंस पता है, ठीक है ना, उस अकॉर्डिंग अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँ, थीटा = आर्क बाय रेडियस, देन रेडियस = आर्क बाय थीटा, और D की वैल्यू इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या आने वाली है, D = V/Q, यानी रेडियस = आर्क बाय थीटा। ठीक है, और थीटा है 5 1 + 5 2। ये हमें दे रहा है ये डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। अब अगर मैं बात करूं कि मैं एस्ट्रोनॉम यानी कि स्पेस में इतनी बड़ी इमेजेस और इतनी बड़ी चीज़ें लेके चल रहा हूं ऑब्जेक्ट, और उसके कंपैरिजन में मेरे अर्थ का रेडियस तो कुछ मायने नहीं रखता, है ना, अर्थ का रेडियस कुछ भी मायने नहीं रखता। तो ये दोनों वैल्यूज़ यानी ये और ये नियरली इक्वल ले लेते हैं हम लोग। तो ये जो D की वैल्यू आ रही है, कैपिटल D यहाँ पर, चाहे वो बोलें चाहे इसको इधर बोलें, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही होगी। तो हमें O पॉइंट हमारे इस सरफेस से क्लियर हो गया, यानी अप्रॉक्सीमेशन में क्लियर हो गया। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं देगा पर ये नियरली वैल्यू देगा आपको। तो ये क्लियर हो गया कि इसकी डिस्टेंस यानी मून की डिस्टेंस और सरफेस से कितनी थी। ये पैरालैक्स मेथड है हमारा, हम इसको यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंसेस, है ना। चलिए, तो इन चीज़ों को, जो भी हमारे यूनिट्स हैं, जो भी हमारे मेथड्स हैं, आप इनको लर्न करिए, पढ़िए, और कोई प्रॉब्लम आए तो कांटेक्ट करिए। जय हिंद।